Good morning, students. Continuing topic 3 of the first chapter. Now there came hunger, hardship, and popular revolt. तो 1830s जो वो साल था वो बहुत ही आर्थिक कठिनाइयाँ थी पूरे यूरोप में। फर्स्ट हाफ जो 19th सेंचुरी का था उसने देखा बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई पॉपुलेशन में पूरे यूरोप में। पॉपुलेशन रूरल एरिया से वो चला आया सिटीज़ ताकि वह रहे और रहने लगा ओवर क्राउडेड भीड़ भरे झोपड़पट्टी में। दुख वर्कर्स का टाउन में बहुत ज़्यादा था। 1845 में वीवर सिलेसिया विलेज का उन्होंने एक रिवॉल्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध छेड़ दिया जो उनको सप्लाई करते थे और मतलब ऑर्डर देते थे फिनिश टेक्सटाइल्स का, लेकिन बहुत बुरी तरह उनके पेमेंट को उन्होंने कम कर दिया। तो 4 जून को 2 PM में एक बहुत बड़ी भीड़ वीवर्स की वो पेरिस आ गई और जो हवेली था कॉन्ट्रैक्टर का तो वहाँ डिमांड करने लगी वे लोग हायर वेजेस। इनको बड़े ही अपमान के साथ ट्रीट किया गया, थ्रेटनिंग भी दी गई कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा और आर्मी की मदद से। तो 1848 में फूड शॉर्टेज हो गया, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। उसने पॉपुलेशन पेरिस का वो रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। बेड़ियाँ लगाई गई और लुई फिलिप उसको फोर्स किया गया कि वह अपना गद्दी छोड़कर वह भाग गया। एक नेशनल असेंबली की घोषणा हुई, एक रिपब्लिक, और उसने सफरेज तो उसने जो है ग्रांट किया सफरेज यानी राइट टू वोट हर एडल्ट मेल्स को जो कि एवर 21 थे और गारंटी दिया उनको राइट टू वर्क। अब 1848 में रिवॉल्यूशन हो गया लिबरल्स का। तो अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड में, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में मेन और वीमेन लिबरल मिडिल क्लास के उन्होंने अपने आप को कंबाइंड कर लिया अपना डिमांड को, ताकि क्रिएशन हो एक नेशन स्टेट का। यह डिमांड आधारित था कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का। फिर एक मई में रिवॉल्यूशन हुआ, मई रिवॉल्यूशन 18 मई को 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो मार्च कर गए और एक मतलब कि फेस्टिवल जैसा प्रोसेशन लेकर अपने अपने जगहों में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि मतलब कि होनी थी सेंट पॉल के चर्च में, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एक जर्मन नेशन के लिए और उसका हेड कर रहा था एक मोनार्ची जो सब्जेक्ट था पार्लियामेंट का। तो जब डिप्टी ने उसको ऑफर किया, ताज दिया इन टर्म्स पर फ्रेडरिक विल्हम IV को जो किंग था प्रशिया का, उसने इसको अस्वीकार कर दिया और दूसरे मोनार्च के साथ वह मिल गया और मतलब कि अपोज करने लगा ये जो था इलेक्टेड असेंबली का। पार्लियामेंट में दबदबा हो गया मिडिल क्लासेस का जो विरोध कर रहे थे, डिमांड जो था वर्कर्स और आर्टिसंस का। परिणाम स्वरूप अपना सपोर्ट खोया। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को फिर से फोर्स किया कि वह भंग हो जाए। अब इशू था कि पॉलिटिकल राइट्स वीमेन को कैसे दें। तो ये जो बढ़ाना पॉलिटिकल राइट्स वीमेन का, ये इशू हमेशा एक विवाद का विषय रहा लिबरल मूवमेंट में। लार्ज नंबर ऑफ वीमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर कई सालों तक वीमेन जो है फॉर्मेशन किया, अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन भी, न्यूज़पेपर का फाउंडेशन किया और पार्ट लिया पॉलिटिकल मीटिंग्स और डिमॉन्स्ट्रेशन में। लेकिन उनको हर बार डिनाई किया गया कि सफरेज राइट्स यानी राइट टू वोट उनको नहीं मिलेगा जब इलेक्शन हुआ असेंबली का उस दौरान। अब हम आते हैं टॉपिक 4 कि जर्मनी और इटली ये जो है कैसे ये आगे बढ़ा, कैसे एकीकरण हुआ इनका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिफिकेशन जर्मनी का कैसे हुआ। तो 1848 में के बाद नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अक्सर वो बढ़ावा देने लगा कंजर्वेटिव के द्वारा, ताकि वो कैप्चर करे अपना स्टेट पावर और पॉलिटिकल दबदबा पूरे यूरोप में। जर्मनी में नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा फैल गया मिडिल क्लास में, जिन्होंने कि 1848 में कोशिश की कि एक करें अलग अलग क्षेत्र जो था जर्मन कन्फेडरेशन का और एक नेशन स्टेट में उसको लाए, जिसको गवर्न करेगा, शासन करेगा एक इलेक्टेड पार्लियामेंट।
प्रशिया ने जो है नेतृत्व लिया मूवमेंट का, नेशनल यूनिफिकेशन का। प्रशिया का चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वह जो था निर्माण करता था इस प्रोसेस का, और उसने मदद लिया प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का। मेजर घटनाएं जो हुआ उस समय यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वो इस तरह था। वॉर हुआ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में, जो कि 7 सालों तक चला और ख़त्म हुआ प्रशियन विक्ट्री के साथ, और कंप्लीट कर दिया ये जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का। 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली जो कंप्राइज करता था प्रिंसेस जो था जर्मन स्टेट्स का, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इम्पोर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर जिसमें कि चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क भी था, घोषणा किया इस नए जर्मन एम्पायर का, जिसका हेड बना कैसर विलियम फर्स्ट प्रशिया का। नया स्टेट ने बहुत ज़्यादा जोर डाला, करेंसी को आधुनिक बनाए, बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को जर्मनी में। तो इस तरह से जो था जर्मनी यूनिफाई हो गया। थैंक यू। और बाकी का आगे डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा और इसी चैप्टर को अच्छे से तैयारी कीजिएगा, टेक्स्ट बुक भी पढ़िएगा ताकि कल एग्ज़ाम अच्छा जाए।